समान अध्ययन जीके जीएस के अंतर्गत जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को 6 सब्जेक्ट का महारिवीजन करवा रहा हूं और इस 6 सब्जेक्ट के अंतर्गत अभी आप सभी को मैं आज इतिहास, इसके बाद इतिहास के बाद हम लोग विश्व का भूगोल देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के चलूँगा और इसके बाद जो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और तदुपरांत आपका जो जीव विज्ञान का टॉपिक है, पर्यावरण का टॉपिक है और अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। 6 सब्जेक्ट का एक समग्र रिवीजन एक ही सेशन पे आप लोगों को करवाता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए बहुत सारे शासकों ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं और केवल अशोक के द्वारा ही अभिलेख नहीं लिखवाए गए हैं बल्कि अन्य बहुत सारे शासकों ने अभिलेख लिखवाए हैं। अभिलेखों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नासिक अभिलेख, जैसे कि हाथी गुफा अभिलेख, जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति, जैसे भीतरी स्तंभ लेख, ऐसे करके बहुत सारे अभिलेख हैं। तो आज के सेशन में मैं आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनमें से कुछ अभिलेख आज करवाऊंगा, बाकी के अभिलेख कल करवा दूंगा आपको। तो आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभिलेखों की एक लिस्ट है ना। ये कुछ अभिलेख मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं, तो आप सभी लोग इन अभिलेखों को एक एक करके देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला अभिलेख जो आपका है वो है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, अभिलेखों के बारे में आप सभी जानते हैं, है ना। हाथी गुफा अभिलेख जो है ये खारवेल के द्वारा, हाथी गुम्फा अभिलेख, शासक कौन था इसका? खारवेल। खारवेल के द्वारा यह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया और खारवेल आपका कलिंग का शासक था। बहुत महान शासकों में एक से एक था, ये कलिंग का शासक था। ये अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, कोई डेट नहीं लिखी गई है। ये खारवेल के शासन के 13वें वर्ष इसको उत्कीर्ण कराया गया। जिस तरीके से अशोक ने बहुत सारे अभिलेख उत्कीर्ण कराए, वैसे ही बहुत सारे अभिलेख जो है अन्य शासकों के द्वारा भी करवाए गए थे। तो शासन काल के 13वें वर्ष खारवेल के द्वारा अभिलेख करवाया गया था, जिसमें कई सारी घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा इस अभिलेख के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वप्रथम भारतवर्ष इसी अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है। भारतवर्ष के बारे में जानकारी इस अभिलेख में मिलती है हमें, हाथी गुफा अभिलेख में जानकारी मिलती है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। तो एक क्वेश्चन आपका यह बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा चलते हैं, दूसरा है आपका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़, इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, इसको रुद्र दामन के द्वारा यह अभिलेख लिखवाया गया। किसके द्वारा? रुद्र दामन। यह शक शासक था। रुद्र दामन के द्वारा यह अभिलेख लिखवाया गया और यह एक शक शासक था। इसने रुद्र दामन की ये जो अभिलेख था आपका जूनागढ़ अभिलेख, इसमें रुद्र दामन की सैनिक विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। सैनिक विजय और उसके अन्य कार्यों के बारे में वर्णन यहां पे प्राप्त होता है और यह अभिलेख आपका संस्कृत में है। यह अभिलेख आपका किस में है? संस्कृत में अभिलेख है आपका, ठीक है। तो दूसरा अभिलेख आपका जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। ये रुद्र दामन के द्वारा लिखवाया गया था, शक क्षत्रप था आपका। और इस अभिलेख से हमें जो है सुदर्शन झील के बारे में भी जानकारी मिलती है। किस झील के बारे में जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील के बारे में भी जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के बारे में भी इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक आपका और अभिलेख है जिसका नाम है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख जो आपका है, यह अभिलेख आपका गौतम बलिश्री से जुड़ा हुआ है। गौतम बलिश्री 7वाहन शासक जो आप थे, है ना। तो गौतम, ये वशिष्ठी पुलवामी के शासनकाल में यह आपका लिखवाया गया है, बट गौतमी बलश्री इस शासक के द्वारा यह उत्कीर्ण कराया गया है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये 7वाहन वंश के शासक थे, ये आपके 7वाहन वंश से जुड़े हुए थे। एक मिनट रुकिएगा।
गौतमी बलश्री, ठीक है। तो जो गौतमी बलश्री है ये आपका जो है सातवाहन वंश से जुड़े हुए हैं। सातवाहन वंश किससे जुड़े हुए हैं? सातवाहन वंश से, ठीक है। नासिक अभिलेख में जो है इसमें गौतमी एक सातकर्णी महान शासकों में से एक थे, सातवाहन शासक। उनकी उपलब्धियों और उनके बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है, तो नासिक अभिलेख भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ अभिलेख है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से जुड़ा है। लेकिन ये जो प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। हरिसेन इलाहाबाद के किले में एक अशोक का स्तंभ है, उसी स्तंभ पे इसको जो है लिखा गया है, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों के बारे में बताता है, उसके दक्षिणी और उत्तरी अभियानों के बारे में चर्चा मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला है आपका भीतरी स्तंभ लेख। ये स्कंदगुप्त का है, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख आपका स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख आपका स्कंदगुप्त का है। इसमें हूण आक्रमण की सूचना मिलती है, हूण आक्रमण की सूचना। भारत में हूणों ने भी आक्रमण किया था और हूणों के जो लीडर थे तोड़मार और मिहिर कुल थे, तोड़मार एंड मिहिर कुल, तोड़मार एंड मिहिर कुल, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के समय पे भीतरी स्तंभ लेख आपका जो है ये आपको ध्यान रखना है, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है। इसके बाद आपका एक जूनागढ़ अभिलेख है ना। जूनागढ़ में मैंने आपको बताया भी, हाँ जूनागढ़ हो गया, हाँ जूनागढ़ अभिलेख में इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा झील के पुनर्निर्माण के लिए और इन सब को लेकर के डिस्कशन जो है इसी में प्राप्त होता है आपका। भीतरी स्तंभ लेख हो गया, ठीक है। अब बाकी देखो, बाकी के जितने भी अभिलेख हैं, अभी कई सारे अभिलेख हैं, वांगनगर, देवपाड़ा, उदय प्रशस्ति, ग्वालियर, ये सारी चीजें नेक्स्ट सेशन पे मैं करवा दूंगा। अभी आप ये 5 रट लीजिए। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है, जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्रदामन का है, नासिक अभिलेख आपका गौतमी बलश्री का है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में भी जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। तो इनसे काफी सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज मैंने इसमें टॉपिक रखा है विश्व का भूगोल। जैसा कि मैंने आपको विश्व के भूगोल में बताया है कि मैपिंग वाले टॉपिक यहां पे मैं रखूंगा मैपिंग वाले टॉपिक। तो आज हम कुछ मैपिंग करने वाले हैं। कैस्पियन सागर झील और काला सागर, इन दोनों के बारे में आज हम मैपिंग करेंगे, ठीक है। बाकी फिर मैं लाल सागर, भूमध्य सागर, इन सब की मैपिंग भी कराऊंगा। जितने भी महत्वपूर्ण सागर हैं सबकी मैपिंग होगी, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको हम मैपिंग ना करें, ठीक है। तो आज से हम सागरों की मैपिंग करने वाले हैं। मानचित्रण से क्वेश्चन आएगा, ये क्षेत्र बहुत चर्चा में है, आप सभी को पता है। तो सबसे पहले काला सागर की मैपिंग करते हैं। काला सागर क्षेत्र पे चलते हैं। आप देखिए ये आपका जो रीजन देख रहे हैं ये है ब्लैक सी। क्वेश्चन आपका ज्यादातर ये पूछता है कि इससे कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो आपको रिवाइज करा दूं, मैं पहले क्लास वगैरह में सब कुछ पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन बैच में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। ये एक रिवीजन क्लास है तो यहाँ पे फास्ट रिवीजन कराऊंगा। ये पूरा का पूरा आप सागर देख रहे हैं, तो इसमें ब्लैक सी भी है और इसी का उत्तरी हिस्सा अजोब सागर कहलाता है, ठीक है। तो इसके साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे काला सागर, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो सबसे ज्यादा चर्चा में ये क्षेत्र आपका बना हुआ है काला सागर, और इतिहास में ये सबसे ज्यादा डिस्कशन में था। इसके साथ बहुत सारे देशों की बॉर्डर्स लगती हैं काला सागर के साथ, ठीक है। काला सागर के साथ कुल मिला के 6 देशों की बॉर्डर लगती है। 6 देश कौन से हैं? एक तो यूक्रेन है, पहला यूक्रेन है, दूसरा यहाँ पे देखिए रोमानिया है, तीसरा बुल्गारिया है, याद करना है, चौथा तुर्की है, पांचवा जॉर्जिया है और छठवां रूस है। 6 देश हैं। ये 6 देश आप याद कर लीजिए। यूक्रेन, जस्ट बगल में रोमानिया, बुल्गारिया, नीचे तुर्की है, इधर जॉर्जिया है और इधर आपका
ठीक है, रूस है। 6 देशों के साथ सीमा साझा करता है काला सागर। काला सागर को हम युक्सिन सागर के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है युक्सिन सागर। इसका एक दूसरा नाम भी है युक्सिन सागर। आप में से बहुत सारे लोग ये नाम नहीं जानते होंगे, पहली बार सुना होगा आपने। काला सागर को हम युक्सिन सागर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? युक्सिन सागर के नाम से, ठीक है। और इसके आसपास जो भौगोलिक पूरी की पूरी दवाएं हैं, चीजें हैं, इसके दक्षिण में देखें तो पोंटिक पहाड़ है, पोंटिक के पहाड़। यहां पे जो तुर्की में पर्वत श्रेणी है, पोंटिक पर्वत श्रेणी है। इसके यदि पूरब में देखें, यहां पे काकेसस पर्वत श्रेणी है। दक्षिण में पोंटिक पर्वत श्रेणी है, पूरब में काकेसस पर्वत श्रेणी है। और इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्रीमियन पहाड़ हैं, क्रीमिया के पहाड़ हैं यहां पर, ये हमें देखने को यहां पे मिलता है। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। और काला सागर का ही उत्तरी विस्तार अजोब सागर कहलाता है। काला सागर का ही उत्तरी विस्तार अजोब सागर कहलाता है। अजोब सागर आपका जो है रूस और यूक्रेन के मध्य में है। अजोब सागर आपका रूस और यूक्रेन के मध्य में सीमा बनाता है। अजोब सागर आपका काला सागर का उत्तरी विस्तार है। क्लियर है, स्पष्ट है। देखिए, काला सागर के जल में ऑक्सीजन की मात्रा की भारी कमी है, इसलिए इसको एनोक्सिक जल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? काला सागर के जल को एनोक्सिक जल भी कहा जाता है। एनोक्सिक जल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की काफी कमी है ब्लैक सी में। एनोक्सिक जल, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काला सागर के जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, अजोब सागर, काला सागर, ठीक। चलिए यहां पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे जो अजोब सागर है और काला सागर है, यहां पे एक दो बातें और बता देता हूं। यहां पे एक जल संधि है, इस जल संधि को बोलते हैं कर्च जल डमरू मध्य। यहां पर देखिए, यहां पे एक जल डमरू मध्य है, कर्च जल डमरू मध्य, कर्च जल डमरू मध्य। कर्च जल डमरू मध्य के माध्यम से काला सागर जो है किससे जुड़ा हुआ है? ब्लैक सी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पे कई सारी जल संधियां पाई जाती हैं, डाल्डरनेल्स की जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि और मरमरा सागर। ठीक है, यहीं पर आपका मरमरा सागर भी अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अभी बाकी मैं आपको जितने भी छोटे छोटे होंगे सब कुछ आपको कंप्लीट करा दूंगा। अब अगला चलते हैं कैस्पियन सागर झील पे। एक बार इसके 6 देश रट लीजिएगा, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया और रसिया। भूलना मत, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया और रसिया। यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया और रसिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला आपका है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर पे आ जाते हैं। कैस्पियन सागर टोटल जो यदि हम बॉडी की बात करें तो टोटल जो है इसमें 5 देश हैं, 5 देशों से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये आप देख पा रहे हैं, पूरी बॉडी आपकी कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर के बारे में एक बात बता देता हूं, कैस्पियन सागर जो है क्षेत्रफल के आधार पे पृथ्वी का सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ा खारा पानी का झील है, सबसे बड़ी झील है आपकी। ठीक है, कैस्पियन सागर झील आपकी सबसे बड़ी झील के तौर पे है। अब यहां पे कौन कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? एक तो आपका रसिया है, रूस सीमा साझा करता है। ठीक है, रूस सीमा साझा करता है। इधर अजरबैजान सीमा साझा करता है। नीचे आप देखेंगे ईरान सीमा साझा करता है, इधर तुर्कमेनिस्तान सीमा साझा करता है और ऊपर जो है आपका कजाकिस्तान सीमा साझा करता है। 5 देश हैं, नंबर 1 रशिया, नंबर 2 अजरबैजान, नीचे आपका ईरान है, चौथा आपका तुर्कमेनिस्तान है, पांचवा आपका कजाकिस्तान है। ठीक है, ये 5 देश हैं, 5 देश रट लेना है आपको। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश आपके कैस्पियन सागर झील के साथ सीमा साझा करते हैं। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब बाकी आगे के जितने भी सागर तट हैं वो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते रहेंगे। परीक्षा में ये सारे के सारे क्षेत्र बहुत चर्चा में रहते हैं, तो इसलिए इन क्षेत्रों से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और जो भी बनेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, आराम से इनको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला चलते हैं राज व्यवस्था, पॉलिटी।
पॉलिटी में कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अब पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि संविधान संशोधन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो संविधान संशोधन में चाहता हूं कि आप लोग सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संविधान संशोधन है कुछ महत्वपूर्ण, इन संविधान संशोधनों को आपको पढ़ना है। देखिए, एक संविधान संशोधन है 57वां संविधान संशोधन। यह आपका सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हुई ना, ये आपका 2012 में आया। तो सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया, संविधान में भाग 9B जोड़ा गया, संविधान में भाग 9B जोड़ा गया इसी के तहत। और जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी सहकारी समितियों को लेकर अनुच्छेद 19(1)(c) में भी संशोधन किया गया। इसके बाद 43B में, DPSP में भी 43B जोड़ा गया। तो कई जगह पे इसमें परिवर्तन किए गए हैं। सहकारी समिति के निर्माण के लिए आर्टिकल 43B और 19C, इन सब में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। 57वां संविधान संशोधन याद करना, रट लेना, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा है आपका 99वां संविधान संशोधन। ये आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से जुड़ा हुआ था। ये जो विधेयक आया 2014 में आया था आपका, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन 2014। तो ये आपका जो है कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करके एक कमीशन बना रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल घोषित कर दिया है। अभी भी कॉलेजियम प्रणाली ही बहाल कर दी गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका के ऊपर एक हस्तक्षेप देखने को मिल रहा था। तो ये आपका इलीगल हो चुका है। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन आपका जो है, ये आपका बांग्लादेश के साथ हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया है, यानी कि भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता हुआ है। बांग्लादेश दोनों के बीच में एक भूमि समझौता हुआ है, भूमि समझौता, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। ये आपका 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो जो दो विवादित जमीन थी, है ना, उस विवादित जमीन में क्षेत्रों के आदान प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन करके पहली अनुसूची में बदलाव किए गए। कई सारे क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिए गए और बांग्लादेश के क्षेत्र भारत को प्राप्त हुए। 101वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये आपका जीएसटी से जुड़ा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल और सेवा कर से जुड़ा हुआ है। माल, वस्तु एवं सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सेवा कर। 101वां संविधान संशोधन करके 2017 में यह विधेयक आपका आ गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अभी इतने याद रखिए, बाकी के सारे आर्टिकल 102, 103, 104, 105 कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। 57वां सहकारी सोसाइटी, 99वां राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 100वां आपका भारत में भारत बांग्लादेश, ठीक है, भूमि समझौता, 101वां आपका संविधान संशोधन विधेयक, या फिर कर ही लीजिए, चलो ये भी कंप्लीट ही कर देता हूं मैं, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन जो आपका है, ये आपका जुड़ा हुआ है 102वां ओबीसी वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बात हुई है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपका 102वें संविधान संशोधन के तहत, और इसके लिए संविधान में 338B जोड़ा गया है। 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, वैसे पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन विधेयक, 103वां संविधान संशोधन विधेयक जो आपका है, ये आर्थिक तौर पे आरक्षण प्रदान करता है कमजोर वर्गों को, 10% आरक्षण की बात करता है। 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, आर्थिक तौर पे पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात करता है, आर्थिक तौर पर पिछड़ा वर्ग पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात करता है 103वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा एवं विधानसभा में SC ST कैटेगरी के आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया है,
और ये बढ़ा करके 70 से 80 साल तक कर दिया गया। देश की आजादी के 80 साल तक यानी 10 साल की अवधि को बढ़ा दिया गया है। और एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन से। एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म हो गया है और SC ST को आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका 105वां संविधान संशोधन है, 105 105वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो 105वां संविधान संशोधन विधेयक को ये आपका जो है, अभी कई सारे राज्य ऐसे हैं जो मतलब कि जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग OBC की सूची तैयार करने का अधिकार को बहाल कर दिया गया है। क्योंकि 102वें संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया था, तो सारी पावर सेंटर के पास चली गई थी। तो 105वां संविधान संशोधन करके राज्य एवं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को OBC लिस्ट बनाने की पावर दे दी गई है। OBC सूची बनाने की पावर दे दी गई है। ठीक है, ये टोटल 105 संविधान संशोधन तक हो गए। 105वां आपका SC ST कैटेगरी के लिए है। ठीक है, माफ करेगा, OBC कैटेगरी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पास पावर। 104वां SC ST का टेन्योर बढ़ाया गया है आपका। 103 आपका जो है 10% आरक्षण EWS के लिए। 102वां आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 101वां GST। 100वां आपका भारत बांग्लादेश लैंड बॉर्डर। 99वां आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और आपका 97वां सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। ऑल गुड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है इकोनॉमी के बाद अगला चलते हैं पर्यावरण में। देखो, पर्यावरण में ना मैं कुछ फैक्ट अब आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूं, जितना भी फैक्ट हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट है आपका पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, इनका नाम था अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल महोदय ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। एक तरीके से ये पारिस्थितिकी जो है ना, आपका आवास के बारे में बात करती है। ठीक है, जहां पर जो है आवासीय क्षेत्र होता है उसके लिए बात करती है। तो पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसको दी गई है? अर्नेस्ट हेकल महोदय को। पारिस्थितिकी के जनक कौन थे? अर्नेस्ट हेकल महोदय। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हेकल महोदय। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। वातावरण और जीव समुदाय का, यानी जिस जगह पर कोई भी जीव समुदाय रह रहा है, जिस वातावरण में जो उसका आवास क्षेत्र है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आवास क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। आवास क्षेत्र, आवास क्षेत्र मतलब जो रहने वाले जीव जंतु हैं और उनका वातावरण कैसा है, उसके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है, ये हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखते हैं। ये सब मैंने ऑनलाइन बैच में अच्छे से पढ़ाया है। यदि आपने इकोलॉजी पढ़ी है, एनवायरनमेंट पढ़ा है, तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट करता है आपको सभी को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका कुछ आपके फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो उनको ज्यादा सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए उनको बड़े पौधों के नीचे हम उन्हें लगाते हैं ताकि वहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी ना हो। तो इनको बोलते हैं छाया प्रिय पौधे, इनको बोलते हैं हीलियोफिल्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छाया प्रिय होते हैं, जिनको छाया पसंद होती है। छाया प्रिय पौधे, छाया प्रिय पौधे उन पौधों को कहते हैं जो सूर्य के प्रकाश की कम मात्रा चाहते हैं। इनको बोलते हैं हेलियोफिलस। हेलियोफिलस यानी कि ये वो पौधों की कैटेगरी है जिसको ज्यादा क्या चाहिए? छाया नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए भारत में क्या होता है, भारत में जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो जैसे जैसे आप पहाड़ों में जाएंगे तो एक सर्टेन हाइट के बाद आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी। वहां पे कोई वनस्पति नहीं मिलेगी, केवल बर्फ मिलेगी। आप लोगों ने यदि मेरा रोहतांगला वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार रोहतांगला का वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने आपको पूरा रोहतांग पर्वत श्रेणी से जाके, रोहतांग दर्रे से जाके चीजें पढ़ाई हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से। तो वहां पे आप देखेंगे केवल बर्फ ही बर्फ आपको मिलेगी। दरअसल 4000 मीटर की हाइट पे जब जाते हैं, रोहतांगला तो आपका 3000 मीटर की हाइट पर है, तो 4000 के ऊपर केवल बर्फ मिलती है, कोई वनस्पति प्राप्त नहीं होती है। 4000 मीटर की हाइट पे जब हम जाते हैं तो कभी भी क्वेश्चन कोई भी पूछता है आपका
कि आपकी बर्फ सीमा रेखा या स्थायी पर बर्फ लाइन क्या होती है, या स्थायी जो है हिम रेखा क्या होती है, हिम सीमा क्या होती है, तो 4000 मीटर होती है। इसको बोलते हैं हिम सीमा। परमानेंट आपकी जो हिम सीमा है वो कितनी होती है, 4000 मीटर की हाइट होती है इसकी, 4000 मीटर की हाइट होती है। क्लियर है, स्पष्ट है, 4000 मीटर की। एक और है, देखिए जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है हमारा, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल में जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को कांटे में बदल लेते हैं। कांटे में क्यों बदल लेते हैं वो अपने पत्तियों को, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होने के कारण से जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन बहुत तीव्र गति से होता है, मतलब उनमें जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब समझ ही रहे हैं, पानी जो है आपका पर्यावरण में जाता है, तभी आप देखते हैं ना पर्यावरण में जो आर्द्रता होती है उसमें ये पौधों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन किया जाता है इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अब चूंकि वहां पर क्या है कि पानी है नहीं, जड़ों से पानी लेते हैं पौधे, तो जमीन में पानी नहीं होता है, तो वो अपनी पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए अपने पत्तियों को कांटे में तब्दील करते हैं। इनको मरुद्भिद जो है पौधे कहते हैं। मरुद्भिद यानी कि मरुस्थल के पौधे जो होते हैं आपके, इनमें पौधों में जो पत्तियां होती हैं कांटे में बदल जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, सभी लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए जब कहीं पर भी कोई वनस्पति सड़ती है तो वो CH4 की महक आती है उसमें। CH4 मतलब मेथेन। मेथेन आपकी, ये आपकी सड़ने वाली चीजें जितनी होंगी, धान का खेत भी होता है, धान के खेत में चूंकि लबालब पानी भरा होता है तो उससे भी मेथेन निकलती है। तो जब कोई भी वनस्पति सड़ेगी, है ना, जैसे कि आप धान के खेत में जो पौधे होते हैं यदि वो सड़ने लग जाए तो वो भी मेथेन निकालते हैं। तो कोई भी वनस्पति सड़ने पर कौन सी गैस निकालती है, मेथेन गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है, मेथेन गैस निकालती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, वनस्पतियां सड़ने पर कौन सा करेंगी, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। क्लियर, स्पष्ट है। अब देखिए बहुत सारे जीव बीज ऐसे होते हैं जब उनका अंकुरण का समय होता है, जब उनको अंकुरण करना होता है बीजों का, तो अंकुरण के बीजों का अंकुरण करने के लिए एक प्रक्रिया होती है ताकि वो अंकुरित हो जाएं। इसको बोलते हैं बसंतीकरण। वसंतीकरण, कम टेम्परेचर पर इनको रखा जाता है, कम तापमान पे रखा जाता है। ठीक है, अंकुरण के लिए बीजों को कम तापमान पे रखा जाता है। इस प्रक्रिया को वसंतीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, वसंतीकरण। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको पौधों के से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बताई, पौधों से जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया आपकी जैविकीय प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, एक जैविक प्रक्रिया के तौर पे हम इसको देखते हैं। किस प्रक्रिया के तौर पे, एक जैविक प्रक्रिया के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको जो चलता हूं, अगला है आपका बायो। ठीक है, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में आज जो टॉपिक मैंने लिया है जीवाणु। आज का जो टॉपिक है वो है आपका जीवाणु। आप के सामने एक इमेज है, आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये जीवाणु की इमेज है ना। देखिए सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। किसने की जीवाणु की खोज, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की, जीवाणु की। देखो जीवाणुओं को हम पादप की श्रेणी में रखते हैं। पादप की, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिनको पादप की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति पादप सेल में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाने के कारण से इनको हम क्या करते हैं, पादप की श्रेणी में रखा जाता है। जीवाणुओं को पादप की श्रेणी में क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन करने की काम सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने किया। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन यानी उनकी वृद्धि करने का काम किया रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच, ठीक है, इसीलिए रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है, रॉबर्ट कोच महोदय। यह भी ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कोच महोदय। ठीक है,
आप सभी को पता है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण से ही दूध दही में बदल जाता है। यानी कि सारे के सारे जीवाणु बेकार ही नहीं होते, बहुत सारे जीवाणु अच्छे भी होते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज है, गंगा के पानी में रहता है और वो जीवाणु भोजी है आपका, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। हमारे आंतों में पाए जाने वाला एक जीवाणु है जिसका नाम है एशेरिकिला कोली। एशेरिकिला कोली, ये हमारे आंतों में पाया जाता है ना। इसी तरीके से हमारी टॉयलेट में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको बोलते हैं ई कोली। ई कोली जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन में आमतौर पे जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन में ई कोली नामक जो है आपका जीवाणु पाया जाता है। तो हर एक जगह पे अलग अलग जीवाणु पाए जाते हैं, है ना, और उसमें जो है ये जीवाणु इसके लिए जिम्मेदारी होते हैं। कई बार आप देखते हैं कोई भी खाना जो है वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, तो उसके लिए एक आपका जो है जीवाणु है जिसका नाम है क्लाडेस्ट्रियम बोटुलियन, ठीक है, एक जीवाणु है आपका बोटुलियम, ठीक है, ये जीवाणु बोटुलिनम, ये जीवाणु जो है आपका फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। जो फूड पॉइजनिंग है उसमें इस जीवाणु की बहुत, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं और इनका जो है हम कई चीजों में इनका उपयोग करते हैं, कई चीजों में इनका प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं का। तो जीवाणुओं की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश काल में कई सारी प्रथाएं चल रही थी और इन प्रथाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्रथा चल रही थी तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत क्या था? आप सभी को पता है कि बिहार में एक जगह है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह है ना, महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह है चंपारण। तो चंपारण बिहार में अंग्रेज जो बागान मालिक थे उनके द्वारा एक किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था और यह कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि जो भी अपनी जमीन है, जमीन के 3/20वें हिस्से पे नील की खेती करना होगा, ठीक है। उसके औने पौने दाम मिलते थे। 3/20वें हिस्से पे नील की खेती का कॉन्ट्रैक्ट, नील की खेती का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपका तिनकठिया प्रथा है। और इस प्रथा, ये चूंकि बहुत ही शोषणकारी प्रथा थी तो इस कारण से जो है महात्मा गांधी ने इस प्रथा के खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और फाइनली ये प्रथा समाप्त की गई, ठीक है। तो एक प्रथा आपकी तिनकठिया प्रथा थी, एक प्रथा आपकी ददनी प्रथा थी। ददनी प्रथा के तहत अंग्रेज क्या करते थे, कोई भी अंग्रेज व्यापारी जो होता था, भारतीय जो उत्पादक होते थे, जो खेती किसानी करते थे, कोई भी भारतीय कारीगर होता था, कोई भी शिल्पी होता था, उससे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे कुछ धन दिया जाता था, अग्रिम पेशगी दी जाती थी और उसी को हम ददनी प्रथा के तौर पे कहते थे, ठीक है। तो ददनी प्रथा चलती थी और ददनी प्रथा में जो ब्रिटिश यहाँ पे ब्रिटिश व्यापारी होते थे वो भारतीय उत्पादकों को, भारतीय कारीगरों को, भारतीय शिल्पियों को जो हैंडक्राफ्ट में जुड़े हुए थे उनको कॉन्ट्रैक्ट करते थे किसी भी कार्य के लिए और उसके लिए अग्रिम धन देते थे। इसको हम ददनी प्रथा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका ददनी प्रथा से, ठीक है। एक और प्रथा होती है आपकी जिसका नाम है कमियोंटी प्रथा। कमियोंटी प्रथा, कमियोंटी प्रथा, कमियोंटी प्रथा के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में जो है कृषि का कार्य करने वाले बहुत सारे लोग होते थे जो दास के रूप में काम करते थे, ठीक है, और जो है दास के तौर पे काम करते थे और मालिकों द्वारा जो ऋण प्राप्त होता था उस ऋण से ही काम करते थे, लेकिन उस ऋण के बदले अपना पूरा जीवन बंधुआ के तौर पे व्यतीत करते थे, ठीक है। जो एग्रीकल्चर पे काम करने वाले लोग हैं, आपको पता है पहले सूदखोर होते थे, बहुत सारे महाजन होते थे, उनसे वो पैसा लेते थे। तो पैसा के में जो ब्याज होता था, मूलधन तो लौटाना ही पड़ता था, ब्याज में वो जीवन भर के लिए बंधुआ बन जाते थे। इसको कमियोंटी प्रथा कहते हैं, ठीक है। जो भी पैसा लिया गया, ऋण लिया गया, जो भी ऋण लिया गया उस ऋण को क्या करते थे? कमियोंटी प्रथा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ददनी प्रथा, कमियोंटी प्रथा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
देखो एक ये जो 100% क्वेश्चन आने वाला है इस बार प्रीलिम्स एग्जाम में, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है, आप सभी को पता है। ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो प्रतिपादन किया पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, ये याद रखिएगा, महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा इसका जो है प्रतिपादन किया गया। इसमें 3 पैरामीटर हैं एचडीआई में, मानव विकास सूचकांक में 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला है आपका जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा आप, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा के बाद दूसरा है आपका शिक्षा, साक्षरता, शिक्षा या साक्षरता, ठीक है, और तीसरा है आपका आय, प्रति व्यक्ति आय। ये 3 पैरामीटर्स हैं इसमें मुख्य तौर पे। इन 3 पैरामीटर्स के आधार पे ये इंडेक्स आपका डेवलप होता है, इंडेक्स आपका बनता है, ठीक है, और ये 3 आधार पे ही हर बार जो है बनाया जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को लेकर के। तो अभी हाल ही में 2023 में आपका मानव विकास सूचकांक आया है, जिसमें भारत की 132वीं रैंक है। भारत की रैंक कितनी है? बहुत ही बुरी है, 132वीं रैंक है। टॉप 3 में देखें तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है आपका एचडीआई पे, मानव विकास सूचकांक पे नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे नॉर्वे, और फिर है नंबर 3 पे आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक है। भारत 132वें नंबर पर है। भारत कितने नंबर पे है? 132वें नंबर पे, ध्यान रखिएगा, सभी लोग इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से देखो, ये तो आपका मानव विकास सूचकांक हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा 1-2 प्रथाएं और बता देता हूं। देखिए, अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे तमिलनाडु में कृषि दासों को लेकर के एक प्रथा चलती थी, जिसका नाम था पन्नियाल। पन्नियाल एक विशेष प्रकार का समुदाय था, पन्नियाल, ठीक है। पन्नियाल आपके कृषि दास होते थे, एग्रीकल्चर के दास होते थे। यूपीएससी में और पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये शब्दावली किससे जुड़ा हुआ है, तो तमिलनाडु में एक कृषिदास प्रथा थी। ऐसी गुजरात में एक प्रथा थी, हाली प्रथा आपकी गुजरात में थी। बहुत सारी अंग्रेजों ने प्रथाएं चलाई थी। ये भी मजदूर होते थे और कृषिदास होते थे, मजदूर कृषिदासों को लेकर के ये आपकी प्रथा थी, ठीक है। तो हाली, पन्नियाल, ये आपको याद रखना है सभी को। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये आपके आज के सेशन में 6 सब्जेक्ट का रिवीजन था, जिसमें हिस्ट्री भी था, जिसमें ज्योग्राफी भी था। ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको करवाए, और इसके बाद जो है आपका पर्यावरण भी था, एनवायरनमेंट भी था। जितने भी देखो, कई सारे फैक्ट हो जाते हैं एक साथ, लगभग मैं आपको 50-60 फैक्ट बताता हूं। तो ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है, इसलिए आपको इसको याद करना है, याद करके रखना। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से संस्थान के साथ, मेरी क्लास के साथ बने रहिए और अपने ज्ञानार्जन को बढ़ाते रहिए। परीक्षा में सिलेक्शन पक्का मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है।